नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो विषय बिंदु है वह है कक्षा 10 हिंदी काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत दो टॉपिक इससे हम लोग पढ़ चुके हैं, वह है रस और अलंकार। आज का टॉपिक हमारा क्या है? छंद। तो छंद को शुरू करने के पहले हम अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो बिना विलंब किए हुए ही हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और टॉपिक को देखते हैं। हमारा है क्या? छंद का वही रोल है जो गद्य का में व्याकरण का रोल होता है। गद्य में जो रोल व्याकरण का होता है वही काव्य में छंद का रोल होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जब हम गद्य को लिखते हैं तो वहाँ व्याकरण संबंधी विषय बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। व्याकरण सम्मत चीज़ों को लिखा जाता है, व्याकरण के आधार पर लिखा जाता है। उसी प्रकार काव्य को पूरी तरह से नियंत्रित कहाँ से किया जाता है? छंद से। कहाँ से? छंद के माध्यम से। और छंद शास्त्र के, अगर हम कहा जाए छंद के प्रणेता के रूप में, या छंद शास्त्र का जो आया है शब्द, इसके प्रणेता के रूप में जाने तो छंद शास्त्र के, छंद के प्रणेता हैं पिंगल मुनि। छंद के प्रणेता किसे माना जाता है? छंद के प्रणेता माने जाते हैं पिंगल ऋषि को। पिंगल ऋषि को इसके प्रथम प्रणेता लिखने वाले हैं पिंगल। इसी वजह से इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र। और यह पिंगल शास्त्र का अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रयोग इसका हो रहा है, पिंगल शास्त्र का, इस छंद का जो सबसे पहले प्रयोग दिखाई देता है, तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो मिलता है वह ऋग्वेद में। कहाँ मिल रहा है? ऋग्वेद के अंतर्गत यह मिल रहा है। तो मूल बात आप समझ गए कि छंद कहते किसको हैं। तो छंद को लिखने की, छंद में लिखने की परिमाप क्या होना चाहिए? काव्य को जब हम लिखते हैं तो वहाँ हम सबसे पहले छंद को ही ध्यान में देकर लिखा जाता है। और छंद को लिखते, काव्य को लिखते समय छंद को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। तो यहाँ यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि छंद के लिखने में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो यह हम तब जानेंगे जब इसकी परिभाषा के अंतर्गत वर्णन करेंगे। तो छंद है क्या? छंद उसे ही कहा जाएगा जो वर्ण मात्रा, ध्यान दीजिएगा जो आपके सिलेबस में है। अब यहां से छंद है क्या? वर्ण मात्रा। वर्ण मात्रा यति, गति, लय, तुक। वर्ण मात्रा यति, गति, लय, तुक
के आधार पर, इनके आधार पर, किसके, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय के आधार पर होने वाली रचना को ही, इसके आधार पर होने वाली रचना को ही हम क्या कहते हैं, रचना को ही हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक के आधार पर होने वाली रचना को बच्चों क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। अब वर्ण मात्रा क्या है, हम इसकी भी परिभाषा जो इसके प्रमुख अंग के रूप में हैं, वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, ये छंद के एक अंग के रूप में कार्य करते हैं। और यही मिलकर के, इन्हीं को मिला करके हम छंद की रचना करते हैं। इन्हीं को मिला करके हम क्या करते हैं, छंद की रचना करते हैं। तो चलें हम पहले छंद के प्रमुख अंगों की हम व्याख्या कर लें। किसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से अंग है बच्चों, वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक के आधार पर कोई ही, यही इनके क्या हैं, छंद के क्या हैं, अंग हैं। छंद के क्या हैं, प्रमुख अंग हैं। अब एक एक की व्याख्या करते हैं। वर्ण, अक्षरों का, वर्ण का से क्या है, अक्षर। अक्षरों का रखना और अक्षरों को रखते समय उन अक्षरों पर यह भी ध्यान देना है कि इन अक्षरों पर मात्राएं कौन सी प्रयोग हो रही हैं, और इसी मात्रा के आधार पर हम अपने अक्षरों की गणना करते हैं। तो वर्ण मात्रा के अंतर्गत जब अक्षरों को गिना जाता है तो इस मात्रा के आधार पर दो रूप सामने आते हैं, एक है लघु, दूसरा गुरु। एक कौन सा है, लघु, दूसरा है गुरु। लघु के लिए विद्वानों ने पाई का चिन्ह दिया है, उसे एक मात्रिक कहा जाएगा। पाई का मतलब उस अक्षर को गिनते समय हम उसकी काउंटिंग जब करेंगे, गिनेंगे अपने अक्षरों को, तो उसे एक मानेंगे। और एक का चिन्ह जो है वह कौन सा है, पाई। और गुरु के लिए जो संकेत बनाए गए हैं वह यश के रूप में बनाए गए, और इनकी मात्रा को 2 गिना जाता है। अब मात्रा का निर्धारण कैसे होंगे, तो स्वर का निर्धारण आप पढ़े होंगे। स्वर के निर्धारण में ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व को ही यहां लघु कहा गया है। मात्रा को अगर देखें तो मात्रा का प्रयोग कितने अक्षरों पर कितने रूपों में हो रहा, 2। एक ह्रस्व के रूप में, दूसरा दीर्घ के रूप में। किसमें हो रहा, एक ह्रस्व के रूप में, एक दीर्घ। ह्रस्व का चिन्ह जब मिलता है, कब मिलेगा, जब किसी अक्षर के सामने ह्रस्व स्वर हो, अर्थात कौन कौन से, आ, ई, उ और री। आ, ई, उ और री किसी भी अक्षर पर लगे हों तो इनको काउंट करते समय, गिनते समय पाई का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ अनुनासिक का चिन्ह, अनुनासिक का चिन्ह आपका कौन सा है, जिसे आप अर्थ चंद्रगिद्दी कहते हैं, इसके लिए हम पाई का प्रयोग करते हैं। ह्रस्व को ही क्या कहा गया है, लघु कह सकते हैं, ह्रस्व भी कहा जा सकता है। दूसरा है दीर्घ।
दीर्घ के लिए गुरु भी कहा जा सकता है और गुरु का चिन्ह है यस। यस को जब हम गिनेंगे पाई को एक मात्रक, यस का चिन्ह जहां प्रयोग होगा वह दो मात्रिक, और दो मात्रिक किसी अक्षर पर लगाए कब जाएंगे, तो यहां हर्ष स्वर है तो यहां कौन सा स्वर है, दीर्घ। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, यहां यह ध्यान रखना होगा, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यह किसी भी अक्षरों पर यदि लगाए गए हैं तो इनके लिए हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ अक्षरों पर अनुस्वार का भी प्रयोग कर दिया जाता है, तो अनुस्वार के लिए भी हम काउंटिंग करते समय यस के रूप में उसका वर्णित करते हैं या लिखते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि लघु और गुरु के रूप में पाई यस का प्रयोग किया जाता है। जब अक्षरों को हम स्वर के साथ रखते हैं तो हमारे कौन से स्वर लगेंगे, ह्रस्व के लिए आ, ई, उ, री, और साथ ही साथ गुरु के लिए यस का प्रयोग किया जाता है। कुछ यहां बारीकियां हैं वह भी हम लोग समझ लें कि कैसे हम अक्षरों को गिनेंगे। तो चलते हैं उन बारीकियों की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि जब हम अक्षर को गिनेंगे तो सबसे पहले यहां ध्यान दिया जाए संयुक्ताक्षर। संयुक्त मतलब संयुक्त अक्षर का कोई भी अक्षर, अगर या आप ऐसा कह सकते हैं कि संयुक्ताक्षर के अक्षरों के संदर्भ में यदि किसी भी अक्षर के पहले, किसी भी शब्द के पहले उस शब्द की शुरुआत किससे होती है, आधे अक्षरों से। कैसे हो रही है, किसी भी शब्द की शुरुआत हम कैसे करते हैं, अगर किसी भी शब्द को लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर यदि क्या हो, आधा वर्ण हो। पहला अक्षर क्या हो, कोई भी यदि हम शब्द लिख रहे हैं उस शब्द की शुरुआत किससे हो रही हो, आधे अक्षर से, या आपका क्या कहेंगे आधे वर्ण हो। तो ऐसे आधे वर्ण पर नियम ध्यान रखिएगा, ऐसे आधे वर्ण पर, अक्षर पर किसी भी प्रकार का चिन्ह प्रयुक्त नहीं होगा, किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती, उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती, उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती। जैसे हम लिख दें उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती। जैसे अगर हम लिख दें त्वचा, क्या लिख दिया गया, त्वचा, और आपसे पूछा जाए इसमें कितने अक्षर, कितनी मात्राएं लगी हुई हैं, तो यहां आप देखिएगा हमने क्या लिखा, आधा वर्ण किसी शब्द के शुरुआत किससे हो रही है, आधे अक्षर से। तो उस अक्षर पर किसी भी प्रकार के मात्रा की काउंटिंग नहीं होगी। और किसी शब्द पर मात्रा कैसे लगाया जाएगा, तो मात्रा लगाने के लिए ह्रस्व और दीर्घ दो प्रयोग किए गए हैं, तो इस पर कोई मात्रा नहीं लगाएगा नियम के आधार पर। तो मात्रा कहां लगेगा, व और च पर। व के लिए व में अ है, कौन सा है, छोटा है, तो यहां हम पाई लगा देंगे। चा पर देखा जाए तो चा पर क्या जुड़ा है, आ का मात्रा लगाए, यहां हम क्या लगा देंगे, यस का। तो त्वचा में कितने मात्राएं लगी हुई हैं, तो आप क्या कहोगे, 3 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं, 3 मात्राएं। अब तो यह बात क्लियर हो गई होगी कि किसी भी शब्द के पहले यदि क्या हो, आधा वर्ण हो, तो उसकी मात्रा गिनी नहीं जाती है और उसकी कोई भी मात्रा गिनी नहीं जाएगी।
दूसरा नियम इसी से संदर्भित और भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि किसी शब्द के बीच में आधा वर्ड हो, यहां तो शब्द के पहले आधा वर्ड, मान लीजिए कोई शब्द लिखा जा रहा है तो उस शब्द के बीच में आधा वर्ड हो, शब्द के पहले आधा वर्ड आया, लेकिन अब का क्या कर रहा है, यदि शब्द के बीच में आधा वर्ड हो, शब्द के बीच में क्या हो, आधा वर्ड हो, तब क्या किया जाएगा, तो आधा वर्ड पहले अक्षर पर मिलकर के गुरु हो जाता है। क्या कह रहा है कि आधा अक्षर पहले वर्ड पर मिलकर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। जैसे कहते हैं भक्त, आधा अक्षर यहां क्या आया, कहां आया, नियम पर आइए, शब्द के बीच में आधा अक्षर आया, तो यह आधा अक्षर किसके साथ जुड़ेगा, भ के साथ, और भ के साथ जुड़कर यहां क्या हो जाएगा, गुरु, यह तीसरी साथ, और यहां पाई हो जाएगा। तो कह रहा है नियम कि यदि शब्द के बीच में आधा वर्ड हो, कैसा वर्ड हो, आधा वर्ड हो, तो आधा वर्ड अपने पूरे वर्ड पर, पहले वाले वर्ड पर मिल करके दीर्घ का रूप, जैसे दूसरा उदाहरण देख लें, तत्सम, तत्सम में अगर हम लगाएं चिन्ह तो त यहां आधा है, तो यहां त पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, स पर पाई हो जाएगा, मा पर पाई, तो कितनी मात्राएं प्रयोग हो रही हैं, 2 2 4 मात्राएं। कितनी मात्राएं प्रयोग हो रही हैं, 2 2 4, और पूछा जाए किस क्रम में, तो पहला दीर्घ है, उसके बाद पाई पाई के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अनुस्वार और विसर्ग के पहले दो चीजों पर फिर चलते हैं, तीसरे नियम को हमें ध्यान रखना होगा। अनुस्वार और विसर्ग, पहले तो यही जाने अनुस्वार है क्या। अनुस्वार के रूप में हम लोग क्या कहते हैं, अंक की बिंदी, और विसर्ग के रूप में क्या कहते हैं, यह हमारे क्या है, विसर्ग हैं। तो यहां कहा कि यदि अनुस्वार और विसर्ग के पहले लघु वर्ण हो, यदि अनुस्वार और विसर्ग के पहले क्या हो, अनुस्वार और विसर्ग के पहले क्या हो, लघु वर्ण हो, क्या हो जाए, लघु वर्ण हो, तो लघु वर्ण पर गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। फिर से सुनिए, अनुस्वार और विसर्ग के पहले क्या आ जाए, लघु वर्ण हो तो उसे गुरु माना जाता है। जैसे अगर हम कह दें, कैसे, अनुस्वार और विसर्ग के पहले एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यहां लगा दिया गया अंत, है ना, क्या कहा, यह किसका चिन्ह है, अनुस्वार का। अनुस्वार और विसर्ग पहले कौन सा अक्षर है, आ के बाद ही ना आता है, अंत, तो यहां क्या आया, आया। तो यहां पर कहा कि अगर अनुस्वार और विसर्ग के पहले लघु, यहां लघु है ना, वर्ण हो, तो यह अक्षर वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। तब यहां कौन सा चिन्ह लगेगा, यस, और यहां क्या लगेगा, पाई। क्लियर हो गए होंगे। अनुस्वार और विसर्ग के पहले यदि लघु वर्ण हो तो अनुस्वार का जो वह अक्षर है वह क्या माना जाएगा, गुरु माना जाता है। दूसरा उदाहरण दिया गया है, जैसे बसंत, जैसे क्या लगाया गया है, बसंत। अब यहां देखें, बसंत पर आप कैसे चिन्ह लगाओगे, तो यहां लघु वर्ण गुरु नहीं माना जाएगा। यहां देखिएगा, यहां का अनुस्वार और विसर्ग के पहले
अनुस्वार और विसर्ग के पहले क्या कर रहा है, पहले यदि लघु वर्ण हो तो गुरु माना जाएगा। जैसे आ बसंत, अब यहां करा किसी लघु वर्ण के बाद यदि अनुस्वार के स्थान पर, यदि किसी लघु वर्ण के साथ अनुस्वार के स्थान पर क्या लग जाए, अनुस्वार के स्थान पर क्या लग जाए, अनुनासिक। अनुस्वार के स्थान पर क्या लग जाए, अनुनासिक का प्रयोग हो जाए, चंद्रबिंदी, तो वह लघु वर्ण गुरु नहीं रहेगा, तब यह लघु वर्ण माना जाएगा। इसके लिए पाई का चिन्ह होगा। यदि किसी भी अक्षर पर अनुस्वार लग गया, वहां लिखा गया है कि अंक की बिंदी लगने पर वह गुरु बन जाता है, और अनुनासिक की बिंदी लग जाने पर वह क्या हो जाएगा, यहां क्या हुआ, गुरु हो गया, हुआ ना। यहां क्या हुआ, यहां लघु हो गया। अनुस्वार का जब चंद्र का बिंदी का हम प्रयोग करते हैं तो इसका संकेत किसका है, पाई का। लेकिन अगर अंक की बिंदी का प्रयोग कर दिए तो वह संकेत किसका है, गुरु का। गुरु बन जाता, वह अक्षर अपने आप क्या बन जाएगा, गुरु बन जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। आधा वर्ण गिनने की प्रक्रिया हम लोग क्लियर हो चुके हैं। जहां फिर से सुन लें, ह्रस्व स्वर हो, जैसे अ, ई, उ और री, तो इसकी मात्रा और साथ ही साथ कौन सा, चंद्र बिंदी। और अगर इसके अलावा ये लगे हुए हैं तो उस अक्षर को हम पाई के रूप में लें। लेकिन अगर इन अक्षरों के साथ साथ यह मात्रा लगी हुई है, कौन सी, ये ए, ऐ, ओ, औ, तो हम यहां क्या लगाएंगे, और साथ ही साथ अंक की बिंदी, तो यह गुरु का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, गुरु का प्रयोग यहां किया जाता है। यह चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम जो प्रयोग कर रहे हैं गुरु। हलंत के पहले लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। एक नियम और ध्यान दीजिएगा, हलंत के पहले यदि हलंत लगा हुआ, अगर क्या लगा है, हलंत लगा हुआ है, तो हलंत जहां लग रहा, हलंत के पहले, हलंत के पहले लघु वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। हलंत के पहले लघु वर्ण क्या हो जाता है, गुरु माना जाएगा। जैसे अगर हम कह लें श्रीमान, श्रीमान, यहां हलंत लगा है, तो हलंत के पहले अक्षर अगर वह लघु में होगा तब भी गुरु हो जाएगा। अगर गुरु है तो गुरु बना ही रहता है। श्री और श्रीमान यहां लिख दिया गया। अगर हम श्रीमन लिख दें, श्रीमन, आप बताओ यहां कौन सा, कितने मात्राएं होंगी। हमने कहा हलंत के पहले अगर कोई लघु अक्षर है तो मां तो लघु है ना, क्योंकि छोटा वाला है मां में। हलंत के पहले अगर ह्रस्व स्वर है तो हलंत के पहले अक्षर म होने के नाते हलंत बाद में है, तो यहां भी नियम क्या कर रहा है कि हलंत के पहले अगर लघु वर्ण हो, कैसा वर्ण हो, लघु वर्ण हो, तो हलंत दीर्घ में हो जाएगा। तो स्त्री तो अपने आप दीर्घ है, हलंत की वजह से मां को भी हमें क्या लगना होगा, दीर्घ के रूप में रखना होगा, और न को हम पाई के रूप में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां कितनी मात्राएं हैं, यहां 2 2 4 1 5 मात्राएं हैं। तो पहला हम नियम क्या पढ़े, वर्ण मात्रा। छंद के अंग पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो छंद के अंग में पहला क्या है, पहला है वर्ण और मात्रा को कैसे गिना जाता है और कैसे लगाया जाता है, उसकी गिनती हम लोग कैसे करते हैं। तो गिनती करने का आधार
दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, हर गीतिका जो भी हैं, इनकी गिनती करने का आधार यही है। बढ़ें, अब बात आती है कि यह हमारे छंद के अंग हैं। कौन कौन थे? स्वर के रूप में, व्यंजन के रूप में, लघु और गुरु का जो हमने कहा मात्रा और वर्ण का। तो मात्रा वर्ण, अगला है यति। यति का आशय है बच्चों, यति का आशय है विराम। यति का आशय क्या है? यति का आशय है विराम। जब हम किसी काव्य को लिखते हैं तो लिखते समय कहीं न कहीं ऐसे बिंदु आते हैं जहां हमें ठहराव करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो इस रुकने को ही क्या कहा गया है? इस रुकने को ही क्या कहा गया है? यति कहा गया है। इस रुकने को ही क्या कहा गया है? यति कहा जाता है। यति का अर्थ क्या है? यति का अर्थ है विराम, या आप क्या कहोगे? रुकने की अवस्था को ही हम क्या कहेंगे? विराम होना। दूसरा है गति। गति का अर्थ है प्रवाह। प्रवाह का अर्थ है कि किसी भी काव्य को लिखते हैं तो लिखने के ठहरना पड़ता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसको एक लय, एक स्वर देते हैं कि कब रुकना चाहिए, कब उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो यही गति उसका देना, स्वर दे देना, आवाज देना ही इसका क्या है? प्रवाह है। तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय। लय धुन, लय से आवाज को कैसे लय दिया जाता? गति और समुचित प्रयोग, समुचित रूप से उसका प्रयोग, उसका गुण ही क्या है? लय है। तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय। लय माने किस आवाज से कहां उठाया जा रहा, कहां गिराया जा रहा, किस रूप से गाया जा रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? लय। एक स्वर दे देना, यह क्या है? लय। यत, मात्रा, यति, गति, लय, तुक। एक शब्द आ गया आपका क्या? तुक। तुक का अर्थ है, तुक का आशय है तुकबंदी करना। तुकबंदी करना। अब तुकबंदी क्या है? कि ऐसे काव्य की रचना की जाए जिसका किसी काव्य का प्रथम चरण का अंतिम अक्षर और द्वितीय चरण का अंतिम अक्षर, दोनों की तुकबंदी एक स्वर एवं व्यंजन में हो। एक स्वर व्यंजन, जैसे कहें दीन दयाल विरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद सम भारी, आरी आया ना, हरहु नाथ मम संकट भारी, अंतिम भी आए। यही तुकबंदी है। यही क्या है? तुकबंदी। अंतिम किसी भी चरण का अंतिम पद, अंतिम अक्षर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन जो हो, वही दूसरे भी पद का अंतिम स्वर व्यंजन अगर समान मिल रहा है तो इसी को क्या कहा जाता है? तुकबंदी करना। क्या कहा जाएगा? तुकबंदी करना। तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक, इनको ध्यान में रखते हुए जो रचना की जाती है, जो काव्य लिखे जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही कहा जाता है छंद। अगला है वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक। और अगला है इसके अंग में गढ़। गढ़ क्या है? गढ़। तो तीन मात्रिक समूहों को, कितनी मात्रिक? तीन मात्रिक समूहों को, तीन मात्रिक समूह को गढ़ कहा गया है। तीन मात्रिक समूहों को क्या कहा जाता है? गढ़। छंद में
तीन मात्रिक समूहों को हम गढ़ कहा गया है। छंद में इन तीन मात्रिक समूहों को लिए एक सूत्र निर्धारित किया गया। विद्वानों ने इसके लिए क्या निर्धारित किया है? एक सूत्र निर्धारित किया गया है, जो वह सूत्र 8 प्रकार के हैं। मतलब वह सूत्र, उस सूत्र से 8 प्रकार के गढ़ का समूह निकलते हैं। तो तीन मात्रिक समूहों को क्या कहा गया है? गढ़ कहते हैं। और छंद में 8 प्रकार के गढ़ों का प्रयोग होता है। 8 प्रकार के गढ़ों का प्रयोग किया जा रहा है। अब यह सूत्र क्या है? बेहद सरल है, थोड़ा सा समझ गए हैं तो ये तो क्लियर हो गया। फिर से सुन लें। वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक एवं गढ़ के आधार पर जो रचना की जाती है उसी को हम क्या कहेंगे? छंद। और छंद में अंतिम है गढ़। गढ़ों का निर्धारण करने के लिए क्या कहा? तीन मात्रिक समूहों को ही क्या कहा गया है? गढ़, जो 8 रूप में है, जिनकी गणना हम कैसे कितने में करते हैं? 8 रूप में। तो यहां पर इसके लिए विद्वानों ने एक सूत्र बनाया है। अब हम उस सूत्र के आधार पर उसको देखते हैं। वह सूत्र है क्या? वह सूत्र है यमाता राज भान सलगा। वह सूत्र क्या है? वह सूत्र को देखें कैसे हम निर्धारित करते हैं। जैसे य मा ता रा ज भा न स ल गा, यही इसका सूत्र है। यमाता राज भान सलगा। तो यहां क्या कहा? तीन मात्रिक समूहों को क्या कहा गया है बच्चों? गढ़ कहा गया। तो यहां आप गढ़ का निर्धारण कैसे करेंगे? जैसे इस सूत्र का पहला अक्षर ले लीजिए। कौन सा अक्षर ले लीजिए? पहला। क्या लिया जाए? लेते समय हम देखते हैं या लिया। अब गढ़ तीनों को 3 से मिलेंगे, तो या को लिए हम, तो या से हम यहां गढ़ जोड़ देंगे। क्या जोड़ दिए? गढ़। प्रत्येक अक्षर के साथ गढ़ जुड़ेगा। अब यहां 3 अक्षर यहां से ले लीजिए। यमाता कहां तक गया? यहां तक गया ना। या को लिया गया और जहां से लिया जाएगा वहां तक के 3 अक्षर को लेना है। अब यह यगढ़ बन गया। क्या बना? यगढ़। अब यगढ़ का सूत्र है क्या? कैसे जानेंगे? यहां आप देखें, या में आप कितनी मात्रा लगाओगे? या में ह्रस्व है क्योंकि आ है केवल, तो पाई लगेगा। मां में आ है तो यहां क्या लगाओगे? यस का प्रयोग करोगे। ता में आ है तो या के लिए क्या लगेगा? 3। तो यगढ़ का जो सूत्र हुआ वह क्या हुआ? पाई यस यस। क्या हो जाएगा? पाई यस यस। अब यगढ़ में कितने मात्रा प्रयोग किए जा रहे हैं? यगढ़ में कितनी मात्राएं आ रही हैं? गिनो। यस को 2 गिना जाएगा। 2 2 4 1 5। कितनी मात्राएं आ रही हैं? 5। और इसके सार्थक उदाहरण को अगर देखें तो इसका सार्थक उदाहरण क्या बनेगा? यशोदा। क्या होगा? तो यशोदा में कौन क्या लगा है? यगढ़। कैसे? पाई यस है तो पाई ओ का मात्रा लगा है यस, दा का मात्रा लगा है यस। हो गया यगढ़। अब उसी क्रम में यहां यह लिया गया तो पहला हुआ। 8 प्रकार के लेना। दूसरा अक्षर कौन है? दूसरा अक्षर मात्रा को नहीं लेगा, केवल अक्षरों को लेना है। म। दूसरा क्या लिया गया? म। अब गढ़ को जोड़ दीजिए। अब मगढ़ का सूत्र निकालेंगे कैसे? वही नियम है। यहां म है तो म से पहले आप 3 अक्षर लीजिए। म से पहले कितने लिए? 3 अक्षर लिए। और क्या बना? माता रा। या माता राज है या मातारा। मां पर चिन्ह लगा है, ता पर लगा है, रा पर भी आक मात्रा, ते भी क्या हो जाएगा? तो कितनी मात्राएं अगर की होगी? मगढ़ का कौन सा सूत्र होगा? यस यस यस। कौन सा सूत्र हुआ? मगढ़ के संदर्भ में कौन सा सूत्र हो रहा है?
यस यस यस। यस 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 में यहां आप क्या देख रहे हैं, इसकी कितनी मात्राएं हैं? 6 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? देखिए मगड़, मगड़ को लेते समय यहां से हम ले रहे हैं मां तारा, 3 अक्षरों को लेनेंगे। मां तारा को हम लिए तो याद देखिए यहां बनाया गया मां तारा, यहां क्या आया? यस यस यस। और अक्षर कितने, मात्राएं कितनी हो गई? 2 2 4 2 6। और इसके लिए अगर सार्थक शब्द देखा जाए तो मायावी, क्या है अक्षर? मायावी। मायावी में लगाइए क्या हो जाएगा? मा यस आ का मात्रा है, या आ का मात्रा है, वी बड़ी का मात्रा है तो यस। तो यहां पर मगड़ का सूत्र क्या हुआ? यस यस यस। इसी क्रम में आप जोड़िए, या को लिया यहां मा को, अब किसको लेंगे? ता को। तो पहले ता को ले लिए, फिर गढ़ को इसमें जोड़ दिए। अब हमें क्या खोजना है? अब हमें खोजना है कि तगड़ का सूत्र क्या होगा? पहले यहां तक, अब ता से हमको लेना है। कहां से लेना है? ता से लेना है 3 मात्रा तक। तो ता 1 2 3। तो यहां ता पे आ लगा है, यस पे लगा है और ज पर पाई। तो यह किसका सूत्र होगा? यस यस पाई। क्या हो गया? यस यस पाई। कितने हो गए? 2 2 4 1 5। तगड़ में कितनी मात्राएं लग रही हैं? 5। और इसके लिए अगर हम कहें तो इसका सार्थक शब्द अगर देखा जाए तो है क्या? तालाब। तालाब में क्या लगाओगे? यस यस और पाई का प्रयोग किया जा रहा है। तो 3 हो गए, 1 2 3। चौथे पर हम चलेंगे तो क्या, कौन सा अक्षर है? र। र को यहां लिए तो क्या बन जाएगा? रगड़। रगड़ का सूत्र लेना होगा, तो रगड़ का सूत्र यहां से लेंगे, यहां से अब चलेगा और कहां तक? भा तक। 1 2 3। तो रगड़ में रा यस है, ज पाई है और भा क्या है? यस है। चिन्ह क्या हो जाएगा? मात्राएं कितनी हो गई? 5 हो गई। अब रगड़ के लिए सार्थक शब्द अगर देखा जाए तो हो जाएगा राम जी। कुछ भी लिख सकते हैं। राम में क्या है? यस। यहां क्या है? पाई। जी में क्या लगेगा? यस। अब रगड़ के बाद हमें क्या लेना है? रगड़ के बाद अगला अक्षर के बाद क्या आया? ज। 8 तक जाना है। ज। ज में क्या जोड़ दिए? र। अब ज में जहां र जोड़े वहां से अब हमें चलना है कहां तक? 3 तक। तो क्या बन, 3 तक जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? न तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? न तक। तो यहां क्या होगा? जभान। जभान का क्या होगा? पाई। भा है तो यस और यन। तो जगड़ का सूत्र क्या होगा? जगड़ का सूत्र क्या होगा? तो जगड़ का सूत्र होगा, देखिए जगड़ तो क्या बना? जभान। तो जभान का क्या होगा? तो जभान में पाई यस पाई 2 2 4। कितनी मात्राएं लग रही है बच्चों? 4 मात्राओं का प्रयोग किया जा रहा है जभान के अंतर्गत 4। और इसका अगर सार्थक उदाहरण देखा जाए तो क्या होगा? गणेश। क्या हो जाएगा? गणेश। अब ज के बाद हमें पुनः अक्षर को देखना है। ज के बाद कौन सा अक्षर आएगा? भा। और भा है कौन सा? 6ठा नंबर। तो भा में हम क्या जोड़ दिए? भगड़। अब भगड़ का सूत्र कैसे लेंगे? भा से 3 अक्षर तक जाओ। भानसा। सूत्र क्या आया? यस पाई पाई। यस पाई पाई। तो कितने हो जाएंगे? 2 2 4। अब भानसा के लिए अगर हम भानस के लिए सही शब्द लिए लें, किसके लिए? भानस के लिए। तो सही शब्द का एक चयन करके अपने मन से लिख दीजिए भारत। भारत में क्या होगा? यस पाई पाई। और इसका भी क्या है? भगड़ का सूत्र क्या है? यस पाई पाई। अगला लेते हैं 7वां।
सातवां अक्षर कौन सा है? भ हो गया। भ के बाद न आएगा, तो न के साथ हम क्या जोड़ेंगे? नगड़। नगड़ की मात्रा को कहां से निकालेंगे? न से अब हमको कहां तक जाना है? 3 अक्षर तक। कहां तक जाना है? 3। तो क्या आएगा? नसल। नसल पर कोई मात्रा, तो न पर पाई, स पर पाई, ल पर पाई। कितनी मात्राएं हो गई? मात्राएं हो गई कितनी? 3। मात्राएं कितनी हो गई? 3। तो 3 मात्राओं के साथ अगर हम यहां कमल लिख दें तब कमल भी हो सकता है। इसकी कितनी होगी? पाई पाई पाई। अंतिम जो आपका है 8वां, न के बाद क्या है? स है। न के बाद क्या आएगा? तो स को यहां लिख करके हम क्या करेंगे? गढ़ लगा देंगे। लगाए। अब लगाने के बाद क्या कर रहे हैं? स का सूत्र देखिए, स लगा। सलगा में पाई पाई यस, पाई पाई यस। कितनी मात्राएं हुई? 4। सगड़ में कितनी मात्राएं हो रही हैं? 4। और इसका अगर हम सूत्र देखें तो सरिता लिख लें। क्या लिख लिया जाए? सरिता। सरिता में क्या हो जाएगा? पाई पाई और यस। तो यमाता राजभान सलगा के आधार पर बच्चों यह निर्धारित किया जा सकता है। कभी आपसे पूछा जाए कि यगड़ का सूत्र क्या होगा, यगड़ का सूत्र क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा यगड़ के सूत्र के निर्धारण के लिए हमें कौन सा सूत्र अपनाना पड़ेगा? यमाता राजभान सलगा। उस पहले अक्षर को लीजिए, गढ़ जोड़िए और 3 अक्षर ऊपर के लेकर जाइए, वह उसके सूत्र बन जाते हैं। तो बढ़ते हैं। यति गति लय तुक एवं गढ़ के आधार पर होने वाली रचना को क्या कहा गया? क्या कहा गया? छंद। अब छंद के अंग तो जान गए हम लोग, अब छंद के हम भेद पर चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे? छंद के कितने भेद हैं। तो छंद के भेद को जाने। छंद के भेद के अंतर्गत हम जो पढ़ना है हमको वह देखें। छंद के 3 भेद हैं। छंद के भेद, छंद के हम क्या देखेंगे? भेद। छंद के यहां देखिएगा 3 भेद हो रहे हैं। कितने भेद हो रहे हैं? छंद के 3 भेद हैं। अब 3 भेदों में देखें कौन कौन से हैं। पहला है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद नाम से बताएं। सम माने बराबर, जहां सभी पद आपस में क्या हो? बराबर हो। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। उसे हम क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद। और समझे ग्रामर के आधार पर, सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में अगर हम देखें, प्रत्येक चरण में जो संख्या होगी वो क्या होगी? बराबर होती है। तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वह मूलतः हमारा है चौपाई। सममात्रिक में हम क्या पढ़ेंगे? चौपाई। यह सममात्रिक है। इसमें चारों चरण में, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, बराबर मात्राएं होती हैं। इसीलिए इसे कहां रखा गया है? सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो दूसरा है अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद क्या है? अर्धसममात्रिक छंद के अंतर्गत इसमें 4 चरण होंगे, लेकिन चारों चरण में पहला चरण और तीसरा चरण समान होगा, दूसरा और चौथा चरण समान होगा। मतलब चारों चरण समान ना होकर के क्या होंगे? पहला का समानता किससे होगी? तीसरे से। दूसरे की समानता किसके साथ होगी?
तो ऐसी रचना को हम कहां रखेंगे? अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत, जिसमें दोहा आदि आते हैं, जिसमें क्या आएंगे? दोहा को लेते हैं। अगला आपका है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कोई भी चरण समान होता नहीं, कोई सी भी प्रकार का कोई भी। विषम मात्रिक छंद क्या है? विषम मात्रिक छंद में कोई भी चरण समान होता नहीं, बराबर नहीं होते हैं। सारे चरण आपस में क्या होते हैं? असमान होते हैं। तो यह हम लोगों का रहा, और इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वह मूल रूप से चौपाई, रोला, दोहा, सोर था। हमारे टॉपिक में जो हमें पढ़ना है कक्षा 10 में, वह क्या पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। आगे का उदाहरण उस पर कराया जा रहा है। चौपाई को पढ़ना है, रोला को पढ़ना है, चौपाई, रोला, दोहा और सोरठा हम लोगों को पढ़ना है। तो अब हम चौपाई की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? चौपाई की। और उसमें मात्रा कैसे लगाया जाएगा बताया गया है, उस पर आप अभ्यास भी करिएगा। हम यहां एक आध दो करा देते हैं। तो पहला हमारा क्या है? चौपाई। चौपाई के संदर्भ में जाने। चौपाई बच्चों, चौपाई में 4 चरण होंगे, 4 चरण। और इस 4 चरण में 16 मात्राएं होंगी। चारों चरण में कितनी मात्राएं हो रही? 16 मात्राएं। प्रत्येक चरण में कितनी 4 चरण होंगे, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। और 16 मात्राएं होने पर प्रत्येक चरण क्या होते हैं? बराबर होती हैं। तो इसमें चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? चौपाई हमारा क्या है? सममात्रिक छंद। चौपाई हमारा क्या है? सममात्रिक छंद। तो ध्यान दीजिएगा, 4 चरण वाला, 16 मात्राएं, और किस प्रकार के हैं? सममात्रिक छंद। अब यहां हम देखते हैं सममात्रिक छंद। 16 मात्राएं जो हैं उसे हम गिनने का प्रयास करते हैं। जैसे जय जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लगा लिया जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जय पर चलिए, 1 1 2 3। यहां देखा जाए छोटा ऊ लगा है तो पाई। मां पर आ का मात्रा लगा यस, यन पर पाई। ज्ञान अगर वैसे लिखते हैं तो ज्ञान, ज्ञान पर ए लगा है तो क्या हो जाएगा? यस। पाई, गुण पर पाई पाई, सागर पर यस पाई पाई। गिने 1 2 3 4, 4 2 6, 7 2 9, 10 11 12, 12 3 फिर से देखें 1 2 3 4, 4 2 6, 7 7 2 9, 10 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। तो इसमें कितनी मात्राएं आ गई? 16। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अगला पंक्ति क्या है? जय जय कपीस, जय कपीस तिहु लोक
उजागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर। इसमें जरा गिना जाए। जय एक एक एक, यहां बड़ी है तो क्या लगेगा? यस। स में कोई मात्रा छोटा है, ती में छोटी है, हूं में अंक बिंदी है पाई, लोक में यस, का में पाई, ऊ में एक, जा में यस, एक एक दो 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 चार पाँच छः दो आठ दो 10 11 दो 13 14 15 16। इस क्रम में हम चारों पंक्तियों को अगर पढ़ेंगे तो उसमें 16-16 मात्राएं आएंगी। अभ्यास करिएगा। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो चौपाई में बच्चों कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती। प्रत्येक पद 4 चरणों वाला होता है। तो यह क्रम आप जैसे गिनते जाएंगे, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। तो चलते हैं अब अगले बिंदु पर। गिनने का तरीका आपको एक बताया गया, अगले बिंदु को देखते हैं। उसमें भी थोड़ा प्रयास करिए साथ ही साथ में कैसे गिना जा रहा है। चौपाई। अगला है रोला। रोला भी हमारा क्या है? सममात्रिक छंद। रोला भी हमारा क्या है? सममात्रिक छंद। रोला हमारा क्या है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद होने के साथ दूसरा इसकी विशेषता क्या है? 11 और 13 मात्राओं पर, 11 और किस पर? 13 मात्राओं पर यत का, 13 मात्राओं पर 11 और 13 यत या कहिए आप विराम, यत 11 और 13 मात्राओं पर विराम लगा रहता, विराम होता है। चरण के अंत में गुण बढ़ के रखने से गति अच्छी मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, इस छंद को जरूर याद रखिएगा, काव्य छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य छंद कहा जाता है। 11 और पर 13 पर दोनों मिला देंगे, पूरा पद कितने पर? 24 पर विराम लग जाएगा। और इस छंद को क्या कहा जाता है? काव्य छंद भी कहा जाता है। इसका उदाहरण देखकर हल करें और लगाने का प्रयास करिए। जैसे जो जग हित, जो जग हित, जो जग हित पर प्राण, पर प्राण निछावर, ये देखिए विराम लग रहा है, निछावर, निछावर, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, है कर पाता। इस पे चिन्ह लगाया जाए। जो जग हित 2 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11। यहां क्या कहा गया? 11 पे ये विराम थोड़ा सा। अगला क्या होगा? 13 पर निछावर पाई 1 3 4 5 2 7 8 9 2 11 11 2 13। तो 11 यहां तक, 13 यहां, तो हुई कितनी मात्राएं? 24। क्या करा? जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता,
जिसका तन है, जिसका तन है, जिसका तन है, किसी लोकहित में लग जाता, लोकहित, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता, लग जाता, इस पर लगाया जाए। जिसका एक, एक, दो, चार, पांच, छ, दो, 8, 9, 2, 11, 9, 2 यहां लगा है 11, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 2, 11, 2, 13। तो 11, 13 पर यहाँ क्या हो रहा है, मतलब मिलाया जाए तो 24 पर। तो कहने मतलब हम लोगों ने क्या देखा, सममात्रिक छंदों में किसको किसको पढ़ा, चौपाई और रोला, और इस ढंग से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और लगाया जाता है। तो चौपाई और रोला के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है वह है दोहा। दोहा हमारा जो है वह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा को हम कहाँ रखते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद में। दोहा को कहाँ रखा गया है, अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें अर्ध है तो कहने मतलब पहला चरण में, पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं कितनी होंगी, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13। वहीं दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं होती। तो मात्राएं समान होने के नाते इसे क्या कहा गया है, अर्ध सममात्रिक छंद। इसके उदाहरण को समझा जाए, जैसे दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज श्री गुरु चरण सरोज रज। फिर से देखें अगले पंक्ति को, दोहा को हम लोग देखते हैं। दोहा क्या है, अभी अभी बताया गया, दोहा हमारा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, वहीं दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
अब हम दोहा का उदाहरण देते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज लगाएं जरा। श्री गुरु चरण, श्री पर 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13। पहले चरण में कितना आया? 13। श्री गुरु चरण सरोज रज। अगला देखें, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार लगाया जाए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। यहां कितना था? 13 मात्रा। यहां कितना हुआ? 11। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर, वर्णव रघुवर विमल जस, वर्णो रघुबर विमल जस लगाएं इस पर। 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना हुआ? 13। पहले और तीसरे में 13। वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। जो दायक यहां लगा देते हैं। 2 4 5 6 7 8 2 10 1 11। यहां देखें, यहां कितनी मात्राएं हो रही हैं? 11 11। तो यहां 11 11 मात्राएं, यहां 13, इसलिए दोनों को क्या कहा गया है? अर्ध सम मात्रिक छंद। तो यह आपका क्या रहा? दोहा। अगला हमारा जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वह है सोरठा। तो सोरठा को भी जान लेते हैं। तो सोरठा को समझे जरा। सोरठा को जाने। यह भी क्या है? सोरठा। यह भी हमारा सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा भी क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोहा जो सोरठा जो होता है, दोहे का ठीक उल्टा, दोहे का ठीक क्या होता है? उल्टा होता है। दोहे का ठीक उल्टा होता है। और दोहे का ठीक उल्टा होने के नाते वही तारतम्य बदल जाएगा। दोहे में क्या था? प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं। तो यहां प्रथम एवं तृतीय चरण में अगर देखा जाए तो दोहे में 13 13, तो यहां बदल जाएगा, उल्टा होता है, तो 11 11 मात्राएं होंगी। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 13, कितनी कितनी? 13
13 मात्राएं होती हैं। तो यह बच्चों क्या होता है, सोरठा आपका क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। अगर वही दोहे को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यही तो हमने कहा दोहे का क्या था, श्री गुरु चरण सरोज रज। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, निज मन मुकुर सुधार, अगर ऐसा लिख दें निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोरठा। तो निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन उदाहरण देखते हैं थोड़ा दूसरा सा, जानी गौरी, जानी गौरी, जानी गौर अनुकूल, जानी गौर अनुकूल सिय, सिय हरस, जानी गौर अनुकूल सिय, ही रहेगा, थोड़ा सा देखिएगा, सिय ही हरस, सिय ही हरस, न जाय कहीं, न जाय कहीं, जान गौर यहां लगाया जाए 2, पहले चरण में कितना रहेगा 11, 2 1 3 2 5 1 6 7 8 2 10 1 11। तो पहला चरण जो था यहां देखा जाए तो यह क्या, कितनी मात्राएं हुई, 11। दूसरा चरण क्या है, सिय ही हरस न जाय कहीं, ऐसे लगाया जाए तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13। तो पहले में कितना हुआ था, इसमें हमारा कितना हुआ 11, तो यहां कितना हो रहा है 13, कितना हो रहा है 13। जान गौर अनुकूल सिय ही हरस न जाहि कहीं। अगली पंक्ति है, मंजुल, मंजुल मंगल, मंजुल मंगल मूल, मूल लगाया जाए, अनुस्वार लगा है तो यहां 2 3 4 2 6 7 8 2 10 1 11। तो यहां भी 11 था पहले में, तीसरे में भी क्या होने जा रहा है 11। मंजुल मंगल मूल। अगला है वाम अंग फरकन लगे, वाम अंग फरकन लगे, 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 2 13, 11 2 13। तो याद रखिएगा सोरठा हमारा जो है वह बच्चों किसका, दोहे का उल्टा होता है। दोहे में जहां पहले तीसरे में 13 13, वहीं सोरठे में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो इसी के साथ छंद के इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः अगले टर्म पर अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, और इसी के साथ आप सभी लोगों को शुभकामना देते हुए क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद।